नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम CPCT एग्जाम जनवरी 2024 के लिए कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह हमारा CPCT एग्जाम जनवरी 2024 के लिए पार्ट नंबर 5 है। इस वीडियो में हम CPCT एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह सभी वही क्वेश्चन हैं जो पहले भी CPCT एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं तो उससे संबंधित हमें कई प्रकार के और भी क्वेश्चन तैयार करने मिलते हैं। आप सभी क्वेश्चंस को नोट जरूर करें, क्योंकि पेपर में एक क्वेश्चन से संबंधित कई प्रकार के और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो का। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है ब्लैक आउट्स क्या है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है ब्लैक आउट्स क्या है। यह सभी क्वेश्चन CPCT के पुराने पेपर में पूछे जा चुके हैं। हम यह सभी जो क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं, यह क्वेश्चन CPCT के पुराने पेपर से ही लिए गए हैं। क्वेश्चन पूछा गया है ब्लैक आउट्स क्या है। ब्लैक आउट का मतलब क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है कुल विद्युत विफलता। ऑप्शन नंबर बी है वोल्टेज में अल्पकालिक कमी। ऑप्शन नंबर सी है वोल्टेज में दीर्घकालिक वृद्धि। ऑप्शन नंबर डी है इसे सर्ज के रूप में भी जाना जाता है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है ब्लैकआउट क्या होता है। ब्लैकआउट का मतलब होता है यहां पर जो हमारा विद्युत है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, वह डिस्कनेक्ट हो जाना, मतलब विफल हो जाना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ब्लैकआउट का मतलब होता है टोटल इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हो जाना, मतलब कुल विद्युत विफलता को ब्लैकआउट कहा जाता है। ब्लैकआउट का मतलब होता है टोटल इलेक्ट्रिसिटी पावर ऑफ हो जाना, मतलब कुल विद्युत विफलता को ब्लैकआउट कहा जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कुल विद्युत विफलता का मतलब होता है ब्लैकआउट। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट का उद्देश्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट का उद्देश्य नहीं है। यहां पर जो क्वेश्चन पूछा गया है वह इंटरनेट से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट का उद्देश्य, मतलब इंटरनेट का पर्पस नहीं है। इंटरनेट क्या है। इंटरनेट का मतलब होता है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क या इंटरनेशनल नेटवर्क। इंटरनेट के दो फुल फॉर्म हो सकते हैं, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क या इंटरनेशनल नेटवर्क, जो कि एक ग्लोबल नेटवर्क होता है। वाइड एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल है। वाइड एरिया नेटवर्क होता है इंटरनेट वैन नेटवर्क का एग्जाम्पल है वाइड एरिया नेटवर्क का, जिसे नेटवर्क ऑफ नेटवर्क भी कहा जाता है। नेटवर्क ऑफ नेटवर्क कहलाता है इंटरनेट। हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हमसे पूछा गया है इनमें से कौन सा इंटरनेट का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, गीतों को ऑनलाइन डाउनलोड करने के लिए तो आप इंटरनेट से ऑनलाइन सॉन्ग्स को डाउनलोड कर सकते हो, यह तो इंटरनेट का उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, डेस्कटॉप पर फोल्डर बनाने के लिए। डेस्कटॉप पर फोल्डर बनाने के लिए क्या इंटरनेट का उपयोग करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा, मतलब बिना इंटरनेट के भी हम डेस्कटॉप पर फोल्डर बना सकते हैं। यही हमारा आंसर होगा। हम आगे के ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। टेलीविजन कार्यक्रम ऑनलाइन देखने के लिए यहां पर भी इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी। यदि हमें ऑनलाइन कोई टीवी का सीरियल देखना है, कोई मूवी देखनी है, कोई न्यूज देखनी है, तो हम उसके लिए इंटरनेट का यूज करेंगे। मोबाइल फोन खरीदने के लिए आप ऑनलाइन मोबाइल फोन को खरीद भी सकते हो ई कॉमर्स के माध्यम से, मतलब यहां पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। डेस्कटॉप पर फोल्डर बनाने के लिए इंटरनेट की आवश्यकता नहीं है, बिना इंटरनेट के भी हम फोल्डर को क्रिएट कर सकते हैं। यदि फोल्डर हमें ऑनलाइन बनाना होता क्लाउड पर या किसी गूगल ड्राइव पर, तो हमें उसके लिए इंटरनेट का यूज करना होगा, लेकिन डेस्कटॉप पर फोल्डर बनाने के लिए इंटरनेट की आवश्यकता नहीं है। तो इंटरनेट का उद्देश्य नहीं है यहां पर डेस्कटॉप पर फोल्डर बनाना, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है
जो डॉक्यूमेंट्स और फाइलों की खोज किसी कीवर्ड से करता है और परिणाम स्वरूप उन कीवर्ड वाली किसी भी फाइल को दर्शाता है। एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, ब्लैंक एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो डॉक्यूमेंट और फाइलों की खोज किसी कीवर्ड से करता है, कीवर्ड मतलब कोई शब्द से करता है, और परिणाम स्वरूप मतलब उसका आउटपुट, उसका रिजल्ट उन कीवर्ड वाली किसी भी फाइल को दर्शाता है। यह क्वेश्चन भी इंटरनेट से संबंधित है। इंटरनेट पर आप किसी डॉक्यूमेंट को, किसी फाइल को किसी शब्द के द्वारा सर्च कर सकते हो। वह कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो इंटरनेट पर किसी डॉक्यूमेंट को या किसी फाइल को किसी कीवर्ड के आधार पर, किसी शब्द के आधार पर सर्च करता है और आपकी स्क्रीन पर शो कर देता है? वह होता है सर्च इंजन। सर्च इंजन इंटरनेट पर किसी फाइल को, किसी फोल्डर को, किसी इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए सर्च इंजन का यूज किया जाता है। सर्च इंजन कुछ वेबसाइट होती हैं, हम कह सकते हैं ऑनलाइन प्रोग्राम होता है जो कि किसी टॉपिक के आधार पर, किसी कीवर्ड के आधार पर इंफॉर्मेशन को सर्च करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने मोबाइल में गूगल ओपन करते हैं और वहां पर सर्च करते हैं सीपीसीटी, तो सीपीसीटी से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन है वह सभी आपके मोबाइल में शो होने लगती है। वह आपने कहां पर सर्च किया? सर्च इंजन पर, क्योंकि जो google.com है, google.com एक सर्च इंजन ही है। गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजर है। गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजर है और वेब ब्राउजर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि वेब पेज और वेबसाइट को ओपन करने के लिए यूज किया जाता है। वेब ब्राउजर अलग होता है, सर्च इंजन अलग होता है। वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसका उपयोग वेब पेज और वेबसाइट को ओपन करने के लिए किया जाता है, जबकि सर्च इंजन कुछ वेबसाइट होती हैं, कुछ ऑनलाइन प्रोग्राम होते हैं जो किसी टॉपिक के आधार पर, किसी कीवर्ड के आधार पर इंफॉर्मेशन को इंटरनेट पर सर्च करते हैं। सर्च इंजन कई प्रकार के हैं, जैसे कि गूगल सर्च इंजन, याहू सर्च इंजन, ask.com, bing.com, कई प्रकार के सर्च इंजन होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक सर्च इंजन ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो किसी डॉक्यूमेंट या फाइल की खोज किसी कीवर्ड से करता है और उससे संबंधित फाइलों को स्क्रीन पर दर्शा देता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आपको एक और क्वेश्चन तैयार करना है। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो कि किसी वेबसाइट का एड्रेस होता है, पता होता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सर्च इंजन। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाउड कंप्यूटिंग के कितने मुख्य मॉडल उपलब्ध हैं? क्लाउड कंप्यूटिंग के कितने मुख्य मॉडल उपलब्ध हैं? यह क्वेश्चन क्लाउड कंप्यूटिंग से पूछा गया है। क्लाउड कंप्यूटिंग के कितने मुख्य मॉडल हैं? आपसे यह क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जा सकता है, क्लाउड कंप्यूटिंग के कितने सर्विस मॉडल होते हैं? क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब है यहां पर नेटवर्क से, नेटवर्क या इंटरनेट को ही कहा जाता है क्लाउड। नेटवर्क या इंटरनेट को ही कहा जाता है क्लाउड। इंटरनेट पर या हम कह सकते हैं सर्वर पर इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, इंफॉर्मेशन को मैनेज करने के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज किया जाता है। आप इंटरनेट के माध्यम से जो भी सर्विस यूज करते हैं वह सभी सर्विस क्लाउड कंप्यूटिंग की ही होती हैं। क्लाउड कोई नेटवर्क या इंटरनेट को रेफर करता है जो कि इंटरनेट पर आपकी इंफॉर्मेशन को अपलोड करने के लिए, इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए यूज किया जाता है। आप ऑनलाइन डेटा को स्टोर करते हैं, ऑनलाइन डेटा को सर्च करते हैं, यह सभी सर्विस क्लाउड के द्वारा ही प्रोवाइड की जाती हैं। क्लाउड यूजर को ऑन डिमांड सर्विस उपलब्ध कराता है, मतलब जिस यूजर को जिस सर्विस की जरूरत होती है क्लाउड वह सर्विस यूजर को उपलब्ध करा देता है। क्लाउड कंप्यूटिंग के तीन मॉडल होते हैं, तीन क्लाउड कंप्यूटिंग के तीन सर्विस मॉडल होते हैं। एक होता है आस सर्विस मॉडल। आस मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, आस इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। दूसरा होता है पास, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। और तीसरा होता है सास, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। क्लाउड कंप्यूटिंग के तीन सर्विस मॉडल होते हैं, आस इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, पास प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस
और सास सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3। क्लाउड कंप्यूटिंग के 3 मुख्य मॉडल उपलब्ध हैं, आस, पास, सास। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग को अब ब्लैंक का उपयोग करके चलते फिरते स्ट्रीम किया जा सकता है। वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग को अब ब्लैंक का उपयोग करके चलते फिरते स्ट्रीम किया जा सकता है। एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया है जो कि इंटरनेट से ही संबंधित है। कोई वीडियो या ऑडियो की जो रिकॉर्डिंग है हमारे पास, उसको अब हम किसी भी लोकेशन से, किसी भी प्लेस से स्ट्रीम कर सकते हैं। स्ट्रीम मतलब उसको प्रसारित कर सकते हैं। जैसे कि आप वीडियो कॉलिंग कर सकते हो, लाइव कॉलिंग कर सकते हो या लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो, वही यहां पर पूछा गया है। वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग को अब ब्लैंक का उपयोग करके चलते फिरते मतलब किसी भी लोकेशन से स्ट्रीम किया जा सकता है, मतलब प्रकाशित किया जा सकता है। जैसे कि आप लाइव स्ट्रीमिंग करते हो, वीडियो कॉल करते हो, उसी प्रकार से यहां पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। यदि हमें वीडियो और ऑडियो की रिकॉर्डिंग को या लाइव ऑडियो वीडियो को स्ट्रीम करना है तो हम किसी भी लोकेशन से कैसे कर सकते हैं? मोबाइल कंप्यूटिंग के माध्यम से। मोबाइल कंप्यूटिंग मतलब मोबाइल का उपयोग करके किसी ऑडियो या वीडियो की स्ट्रीमिंग करना। फॉर एग्जाम्पल, हम आपको यह जो वीडियो यूट्यूब पर प्रोवाइड कर रहे हैं, यदि हम अपने मोबाइल से यूट्यूब चैनल पर लाइव स्ट्रीमिंग कर दें, हम अपने YouTube चैनल पर मोबाइल से लाइव स्ट्रीमिंग कर दें, तो हम किसी भी लोकेशन से जहां हमारा मोबाइल हमारे साथ होगा, वहां से आपको कोई इंफॉर्मेशन, कोई वीडियो, कोई ऑडियो शेयर कर सकते हैं। लाइव वह हो जाएगा मोबाइल कंप्यूटिंग। मोबाइल के द्वारा आप किसी भी लोकेशन से ऑडियो या वीडियो की स्ट्रीमिंग कर सकते हो, वह कहलाता है मोबाइल कंप्यूटिंग। मतलब मोबाइल का उपयोग करके ऑडियो या वीडियो को प्रोवाइड करना क्या कहलाएगा? मोबाइल कंप्यूटिंग। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोबाइल कंप्यूटिंग। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में निम्न में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट लोअर केस अक्षरों को अपर केस अक्षरों में बदलने के लिए उपयोग किया जाता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में निम्न में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट लोअर केस कैरेक्टर्स को अपर केस कैरेक्टर्स में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है? यह क्वेश्चन एमएस वर्ड से पूछा गया है, जो कि चेंज केस टॉपिक से संबंधित है। चेंज केस, यदि आप हमारी प्रीवियस वीडियोस को देख रहे हैं तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर जरूर पता होगा। एमएस वर्ड में यदि आपको छोटे अक्षरों को मतलब लोअर केस को बड़े अक्षरों में बदलना है, मतलब अपर केस में बदलना है, तो हम चेंज केस नाम का ऑप्शन यूज करते हैं। चेंज केस से संबंधित कई प्रकार के क्वेश्चन सीपीसीटी के पेपर में पूछे जाते हैं। सीपीसीटी के पेपर में चेंज केस का 1-2 क्वेश्चन पेपर में जरूर पूछा जाता है। चेंज केस है क्या? चेंज केस एमएस वर्ड में टेक्स्ट को स्मॉल लेटर में, कैपिटल लेटर में या स्मॉल और कैपिटल दोनों प्रकार के मिक्स लेटर में टाइप करने की सुविधा प्रदान करता है। आपने एमएस वर्ड में जो टेक्स्ट टाइप किया है, यदि आप उसे लोअर केस में मतलब छोटे अक्षरों में शो करना चाहते हैं, अपर केस मतलब कैपिटल लेटर में शो करना चाहते हैं, या मिक्स मतलब स्मॉल और कैपिटल दोनों में शो करना चाहते हैं, तो आप चेंज केस नाम का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। चेंज केस ऑप्शन एमएस वर्ड के होम टैब में प्राप्त होता है, फॉन्ट ग्रुप में प्राप्त होता है। चेंज केस ऑप्शन एमएस वर्ड के होम टैब में होता है, फॉन्ट ग्रुप में होता है। एमएस वर्ड में टोटल 5 प्रकार के केस होते हैं, 5 प्रकार के। चेंज केस की शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस F3। शिफ्ट प्लस F3 चेंज केस की शॉर्टकट की होती है। टोटल केस होते हैं एमएस वर्ड में 5, लेकिन शॉर्टकट की से केवल 3 प्रकार के केस ही यूज किए जा सकते हैं। होते टोटल 5 है, लेकिन शॉर्टकट की से कितने चलते हैं? 3 चलते हैं। और एमएस वर्ड का डिफॉल्ट केस होता है सेंटेंस केस। सेंटेंस केस मतलब पूरे सेंटेंस का, पूरे वाक्य का पहला अक्षर बड़ा होता है, बाकी सभी अक्षर छोटे होते हैं। यह है चेंज केस। चेंज केस से संबंधित कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, इसको हम एमएस वर्ड पर प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। चलते हैं एमएस वर्ड पर।
यह हमारा एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर है जहां पर हमने कुछ सैंपल टेक्स्ट टाइप किया है। आप देख सकते हैं यहां पर हमने जो टेक्स्ट टाइप किया है इसमें जो भी हमारा सेंटेंस होगा, जो भी वाक्य होगा, हर वाक्य का पहला अक्षर बस बड़ा होगा, बाकी सभी छोटे होंगे, क्योंकि एमएस वर्ड का डिफॉल्ट केस होता है सेंटेंस केस। जो चेंज केस ऑप्शन है, चेंज केस ऑप्शन हमें एमएस वर्ड के होम टैब में फॉन्ट ग्रुप में प्राप्त होता है चेंज केस नाम से। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो टोटल यहां पर 5 प्रकार के केस होते हैं। पहला और डिफॉल्ट केस कौन सा होता है? सेंटेंस केस। दूसरा केस होता है लोअर केस। लोअर केस में कंप्लीट टेक्स्ट को स्मॉल लेटर में शो किया जाता है। तीसरा केस होता है अपर केस। अपर केस मतलब सारे अक्षरों को कैपिटल लेटर में शो कर दिया जाता है। चौथा केस होता है कैपिटलाइज ईच वर्ड। कैपिटलाइज ईच वर्ड मतलब हर शब्द का पहला अक्षर बड़ा हो जाता है, बाकी सभी अक्षर छोटे हो जाते हैं। और एक लास्ट केस होता है टॉगल केस। टॉगल केस क्या करता है? टॉगल केस टेक्स्ट के केस को रिवर्स कर देता है। रिवर्स करता है मतलब जो अक्षर कैपिटल में होते हैं उनको स्मॉल में बदल देता है, जो स्मॉल में होते हैं उनको कैपिटल में बदल देता है, वह कहलाता है टॉगल केस। चेंज केस की शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस F3 और शिफ्ट प्लस F3 से केवल 3 केस ही यूज होते हैं। 3 शिफ्ट प्लस F3 से केवल 3 केस यूज होते हैं। तो यहां पर हमने चेंज केस से संबंधित एक साथ कई क्वेश्चन तैयार करे। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शिफ्ट प्लस F3। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 आपको ब्लैंक फीचर का उपयोग करके सभी परिवर्तनों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से रिकॉर्ड करने की अनुमति देता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 आपको ब्लैंक फीचर का उपयोग करके सभी परिवर्तनों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से रिकॉर्ड करने की अनुमति देता है। यह क्वेश्चन भी एमएस वर्ड से पूछा गया है। एमएस वर्ड 2019 में ऐसा कौन सा फीचर होता है जो फाइल में होने वाले सभी चेंजेस को, परिवर्तनों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से रिकॉर्ड करने की परमिशन देता है? एमएस वर्ड से क्वेश्चन पूछा गया है। एमएस वर्ड में ऐसा कौन सा फीचर है जो फाइल में होने वाले चेंजेस को, फाइल में होने वाले बदलावों को रिकॉर्ड करने की सुविधा देता है? यदि आपने एमएस वर्ड में कोई फाइल बनाई है, उस फाइल को यदि आपने सेव कर दिया है और फाइल को सेव करने के बाद यदि उस फाइल में कहीं पर चेंजेस किए जाते हैं, बदलाव किए जाते हैं, तो उन चेंजेस को, उन बदलावों को रिकॉर्ड करने के लिए ट्रैक चेंजेस नाम का ऑप्शन यूज किया जाता है। ट्रैक चेंजेस, इसका नाम ही है ट्रैक चेंजेस। ट्रैक चेंजेस मतलब आपने जो फाइल बना दी, सेव कर दी, उस फाइल में यदि अब कोई बदलाव किए जाएंगे, कोई चेंजेस किए जाएंगे, तो उन चेंजेस को आप रिकॉर्ड कर सकते हो। किस ऑप्शन के द्वारा? ट्रैक चेंजेस नाम के ऑप्शन के द्वारा। यह ऑप्शन एमएस वर्ड के रिव्यू टैब में होता है। रिव्यू टैब में हम कंट्रोल शिफ्ट ई शॉर्टकट की से ट्रैक चेंजेस को ऑन भी कर सकते हैं और ऑफ भी कर सकते हैं। यह ऑप्शन रिव्यू टैब में प्राप्त होता है। इसको हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं। एमएस वर्ड के रिव्यू टैब में ट्रैकिंग ग्रुप होता है। ट्रैकिंग ग्रुप जिसके अंदर ट्रैक चेंजेस नाम का एक ऑप्शन होता है जो कि डॉक्यूमेंट में किए जाने वाले चेंजेस को, बदलावों को रिकॉर्ड करता है और आप इससे ट्रैक कर सकते हो कि आपकी फाइल में कहां पर कौन कौन से चेंजेस किए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रैक चेंजेस। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोस का पूर्ण रूप क्या है? बायोस का पूर्ण रूप क्या है? बहुत ही बेसिक सा और सिंपल सा क्वेश्चन है। बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है? बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बायोस का फुल फॉर्म होता है। बायोस रोम मेमोरी में स्टोर होता है। रोम मेमोरी में, रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी, बायोस प्रोग्राम रोम मेमोरी में स्टोर होता है और बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बायोस का फुल फॉर्म होता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में स्पेलिंग और ग्रामर फीचर ब्लैंक टैब के अंतर्गत उपलब्ध है। एमएस वर्ड 2019 में
जो स्पेलिंग और ग्रामर नाम का फीचर है वह किस टैब में उपलब्ध होता है, यह हमें यहां पर बताना है। एमएस वर्ड 2019 में जो स्पेलिंग एंड ग्रामर नाम का फीचर है वह किस टैब में प्राप्त होता है, यह हमें यहां पर बताना है। यहां पर भी आपको एक साथ कई क्वेश्चन तैयार करने मिलेंगे। स्पेलिंग एंड ग्रामर क्या है? जब आप एमएस वर्ड में टाइपिंग करते समय कुछ शब्दों को रेड कलर की अंडरलाइन से शो किया जाता है। जिन शब्दों को रेड कलर की अंडरलाइन से शो किया जाता है वहां पर स्पेलिंग की मिस्टेक होती है। स्पेलिंग की मतलब एमएस वर्ड में स्पेलिंग की मिस्टेक को रेड कलर की अंडरलाइन से शो किया जाता है, और कहीं पर आपको ब्लू कलर की अंडरलाइन या ग्रीन कलर की अंडरलाइन भी शो की जाती है। एमएस वर्ड के पुराने वर्जन में ग्रीन कलर की अंडरलाइन शो होती थी, एमएस वर्ड के नए वर्जन में ब्लू कलर की अंडरलाइन शो होती है, जो कि ग्रामर की मिस्टेक को रिप्रेजेंट करती है। मतलब एमएस वर्ड में रेड अंडरलाइन स्पेलिंग की मिस्टेक को रिप्रेजेंट करती है, जबकि ब्लू या ग्रीन कलर की अंडरलाइन ग्रामर की मिस्टेक को रिप्रेजेंट करती है। इस मिस्टेक को करेक्ट करने के लिए स्पेलिंग एंड ग्रामर नाम का ऑप्शन यूज किया जाता है, जो कि एमएस वर्ड के रिव्यू टैब में प्राप्त होता है। रिव्यू टैब में स्पेलिंग एंड ग्रामर की शॉर्टकट की होती है F7, जो कि रिव्यू टैब के प्रूफिंग ग्रुप में प्राप्त होता है। प्रूफिंग ग्रुप में एमएस वर्ड के प्रूफिंग ग्रुप में रिव्यू टैब के अंदर प्रूफिंग ग्रुप होता है, जहां पर स्पेलिंग एंड ग्रामर नाम का ऑप्शन होता है, जिसकी शॉर्टकट की होती है F7। इसे हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं। एमएस वर्ड के रिव्यू टैब में पहला ही ग्रुप होता है प्रूफिंग, जिसमें स्पेलिंग एंड ग्रामर नाम का एक ऑप्शन होता है, जिसकी शॉर्टकट की होती है F7। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिव्यू। रिव्यू टैब में स्पेलिंग एंड ग्रामर नाम का फीचर उपलब्ध होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में तीसरी कॉलम और छठी पंक्ति मतलब कि रो के प्रतिच्छेदन पर सेल का पता मतलब एड्रेस क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में तीसरी कॉलम मतलब थर्ड नंबर का कॉलम और छठी पंक्ति मतलब सिक्स्थ नंबर की रो के प्रतिच्छेदन मतलब इंटरसेक्शन पर जो सेल बनेगा उसका एड्रेस क्या होता है, यह हमें यहां पर बताना है। यह क्वेश्चन एमएस एक्सेल से पूछा गया है। एमएस एक्सेल से। एमएस एक्सेल क्या है? एमएस एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर मतलब जो डेटा को रो और कॉलम में अरेंज करने की सुविधा प्रदान करता है, वह कहलाता है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। एमएस एक्सेल में जो फाइल बनती है, उस फाइल को कहा जाता है वर्कबुक। एक्सेल की फाइल को क्या कहा जाता है? वर्कबुक। एक्सेल के पेज को कहा जाता है वर्कशीट। एक्सेल के पेज को कहा जाता है वर्कशीट। मतलब एक्सेल की फाइल कहलाती है वर्कबुक, एक्सेल का पेज कहलाता है वर्कशीट। एक वर्कबुक के अंदर मल्टीपल वर्कशीट होती हैं। जो वर्कशीट होती है, जो पेज होता है, इसमें मल्टीपल रो होती हैं और मल्टीपल कॉलम होते हैं। जो रो होती हैं इनको 1 2 3 से मतलब नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो कॉलम होते हैं इन्हें ABCD से मतलब अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, एक्सेल में थर्ड कॉलम और छठवें नंबर की रो का जो सेल होगा उसका एड्रेस क्या होगा? सेल क्या कहलाता? सेल जब एक रो और कॉलम मिलता है, जब एक रो और कॉलम इंटरसेक्ट करता है तो सेल क्रिएट होता है। सेल, हर सेल का अपना एक एड्रेस होता है। सेल के एड्रेस में पहले कॉलम का नाम लिखा जाता है, फिर रो का नंबर लिखा जाता है। जैसे इस सेल का एड्रेस क्या होगा? इस सेल का एड्रेस पहले कॉलम का नाम B, फिर रो का नंबर 2। इस सेल का एड्रेस होगा B2। अब हमसे पूछा गया है तीसरा कॉलम और छठवीं रो। तीसरा कॉलम मतलब ABC, तीसरा कॉलम हो जाएगा C और छठवें नंबर की रो मतलब 6, तो आंसर होगा हमारा C6। एक्सेल में तीसरे नंबर का कॉलम और छठवें नंबर की रो का जो सेल एड्रेस होगा वह क्या आएगा? C6। इसे हम एक्सेल में प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। यह हमारा एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर है। एक्सेल की जो फाइल होती है उसे कहा जाता है वर्कबुक और एक्सेल के पेज को कहा जाता है वर्कशीट। यही हमारी वर्कशीट है।
बाय डिफॉल्ट एक्सेल के नए वर्जन में एक वर्कबुक में एक ही वर्कशीट होती है जिसका नाम होता है शीट 1। एक वर्कशीट में मल्टीपल कॉलम होते हैं, मल्टीपल रो होती हैं। जब एक रो और कॉलम मिलता है तो सेल बनता है सेल। हर सेल का अपना एक एड्रेस होता है। जैसे इस सेल का एड्रेस क्या होगा, J7, यहां पर हो जाएगा I4। हर सेल का अपना एक एड्रेस होता है। हमसे पूछा गया था तीसरे नंबर का कॉलम, तो तीसरा कॉलम हो गया C और छठवें नंबर की रो यह है, मतलब C6 हमारा आंसर हो जाएगा। एक्सेल में तीसरे नंबर का कॉलम और छठवें नंबर की रो पर जो सेल बनेगा उसका सेल एड्रेस क्या होगा, C6। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, C6। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डोमेन नाम वह ब्लैंक है जहां इंटरनेट उपयोगकर्ता आपकी वेबसाइट का एक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। एक डोमेन नाम वह ब्लैंक है जहां इंटरनेट यूजर्स आपकी वेबसाइट का एक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। यह क्वेश्चन भी इंटरनेट से पूछा गया है। एक डोमेन नेम वह ब्लैंक है जहां इंटरनेट यूजर्स आपकी वेबसाइट का एक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। डोमेन नेम क्या होता है, डोमेन नेम URL में यूज होता है। यूआरएल मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। डोमेन नेम URL में यूज होता है, मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो कि किसी वेबसाइट का एड्रेस होता है, किसी वेबसाइट का पता होता है। मतलब डोमेन नेम वह एड्रेस है जहां इंटरनेट यूजर आपकी वेबसाइट का एक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। डोमेन नेम, डोमेन कोड, हमने प्रीवियस वीडियोस में भी इस प्रकार के क्वेश्चन तैयार करे हैं। डोमेन नेम मतलब होता है किसी वेबसाइट का पता, किसी वेबसाइट का एड्रेस, जिसके द्वारा हम उस वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं, जिसे URL भी कहा जाता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। फॉर एग्जाम्पल हम एक एड्रेस लिखते हैं HTTP, इसके बाद कॉलन होता है, डबल स्लैश होता है, यहां पर होता है www। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा youtube.com। यह कंप्लीट URL कहलाता है। इसे डोमेन नेम भी कहा जाता है, इसे वेबसाइट का एड्रेस भी कहा जाता है, जिसमें HTTP होता है प्रोटोकॉल, www वर्ल्ड वाइड वेब। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। www का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब। यह हो गया वेबसाइट का नाम, और लास्ट में .com कहलाता है डोमेन कोड। .com, .net, .in यह कहलाते हैं डोमेन कोड। इस पूरे एड्रेस से हम किसी वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। यह URL भी कहलाता है और डोमेन नेम भी कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एड्रेस। एक डोमेन नाम वह एड्रेस है जहां इंटरनेट यूजर आपकी वेबसाइट का एक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड 2016 में निम्नलिखित में से किस विशेषता का उपयोग दस्तावेज में टेक्स्ट के रंग को बदलने के लिए किया जाता है। MS वर्ड 2016 में निम्नलिखित में से किस फीचर का यूज डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट के कलर को चेंज करने के लिए किया जाता है। MS वर्ड से क्वेश्चन पूछा गया है, यदि आपको MS वर्ड में आपने डॉक्यूमेंट में जो टेक्स्ट टाइप किया है उस टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो आप कौन सा फीचर यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर ए है फॉन्ट कलर, ऑप्शन नंबर बी है शेडिंग, ऑप्शन नंबर सी है टेक्स्ट हाईलाइट कलर, ऑप्शन नंबर डी है टेक्स्ट पेंटर। तो यदि हमें टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो हमें फॉन्ट कलर नाम का ऑप्शन यूज करना होगा। फॉन्ट कलर के द्वारा हम MS वर्ड में टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। यह ऑप्शन MS वर्ड के फॉन्ट ग्रुप में होता है और फॉन्ट ग्रुप होम टैब में प्राप्त होता है। होम टैब के अंदर फॉन्ट ग्रुप होता है जहां पर फॉन्ट कलर नाम का ऑप्शन भी होता है। इसे हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं। यदि हमें MS वर्ड में किसी टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो पहले हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। होम टैब में फॉन्ट ग्रुप के अंदर यहां पर हमें एक ऑप्शन दिया जाता है फॉन्ट कलर। इस पर क्लिक करके हम अपने टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फॉन्ट कलर ऑप्शन के द्वारा हम डॉक्यूमेंट में टाइप होने वाले टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2019 में
क्रिएट टेबल डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट ब्लैंक है। एमएस एक्सेल 2019 में क्रिएट टेबल डायलॉग बॉक्स शो करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट ब्लैंक है। यह क्वेश्चन भी एक्सेल से पूछा गया है। यदि हमें एमएस एक्सेल में क्रिएट टेबल डायलॉग बॉक्स ओपन करना है, क्रिएट टेबल डायलॉग बॉक्स मतलब जिससे हम टेबल बना सकें, तो हमें कौन सी शॉर्टकट की यूज करनी होगी? एमएस एक्सेल में क्रिएट टेबल डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए Ctrl+T शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। Ctrl+T शॉर्टकट की से एमएस एक्सेल में क्रिएट टेबल डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। इसे हम प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। यदि हम एमएस एक्सेल में Ctrl+T को प्रेस करेंगे, Ctrl+T, तो यहां पर क्रिएट टेबल डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। क्रिएट टेबल डायलॉग बॉक्स, फॉर एग्जाम्पल हमने कुछ सेल को सिलेक्ट किया, Ctrl+T को प्रेस किया और ओके कर दिया, तो आप देख सकते हैं उतने एरिया में हमें एक टेबल बनाकर दे दी गई है। तो एक्सेल में यदि हमें क्रिएट टेबल डायलॉग बॉक्स को ओपन करना है तो हम Ctrl+T शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में ऑटो फिल्टर को सक्रिय करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट है। यह क्वेश्चन भी एक्सेल से पूछा गया है। ब्लैंक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में ऑटो फिल्टर को सक्रिय करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट है। मतलब एक्सेल में यदि हमें ऑटो फिल्टर को एक्टिव करना है तो हम कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट का यूज करेंगे? ऑटो फिल्टर क्या है? एमएस एक्सेल में जब आप कोई टेबल बनाते हैं, कोई डेटाबेस बनाते हैं और उस डेटाबेस में यदि आपको कोई आवश्यक जानकारी प्राप्त करनी होती है तो आप फिल्टर का या ऑटो फिल्टर का यूज कर सकते हैं। एमएस एक्सेल में जब हम कोई टेबल बनाते हैं, कोई डेटाबेस बनाते हैं और उसमें से यदि हमें कुछ आवश्यक जानकारी को सर्च करना होता है, सेलेक्ट करना होता है, तो हम फिल्टर का यूज कर सकते हैं। और फिल्टर एमएस एक्सेल के होम टैब में भी होता है और डेटा टैब में भी होता है। फिल्टर ऑप्शन एमएस एक्सेल के होम टैब में भी होता है, डेटा टैब में भी होता है। फिल्टर को हम Ctrl+Shift+L शॉर्टकट की से ऑन भी कर सकते हैं, ऑफ भी कर सकते हैं। एमएस एक्सेल में फिल्टर को Ctrl+Shift+L से ऑन या ऑफ किया जा सकता है। इसको हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं। चलते हैं एक्सेल में। यहां पर हमने एक्सेल में एक सैंपल डेटाबेस बनाया है। इस डेटाबेस पर हम फिल्टर भी अप्लाई करके देखने वाले हैं। फिल्टर ऑप्शन एमएस वर्ड के होम टैब में भी होता है, सॉर्ट एंड फिल्टर के अंदर आपको फिल्टर मिल जाएगा और डेटा टैब में भी फिल्टर नाम का ऑप्शन अवेलेबल होता है। यदि आपको किसी टेबल पर फिल्टर लगाना है तो आप Ctrl+Shift+L को प्रेस करें। आप देख सकते हैं Ctrl+Shift+L को प्रेस करने पर हमारे टेबल के प्रत्येक कॉलम की हेडिंग पर फिल्टर अप्लाई हो गया है। अब हमें यहां पर अपने फिल्टर की कंडीशन को सेट करना है। जैसे कि हमें केवल यहां पर सागर के रिकॉर्ड देखने हैं, तो हमने सागर कंडीशन को सेट किया और ओके कर दिया। अब हमारी टेबल में केवल वह रिकॉर्ड शो किए जाएंगे जो कि सागर शहर के हैं। इस प्रकार से एक बड़ी टेबल में से आवश्यक डेटा को सर्च करने के लिए हम फिल्टर ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। जैसे हमने एक फिल्टर लगा दिया रीवा, तो अब केवल हमें रीवा का डेटा ही शो किया जाएगा। यह होता है फिल्टर। फिल्टर को हम Ctrl+Shift+L शॉर्टकट की से ऑन या ऑफ कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में ब्लैंक एक कुंजी है जिसका उपयोग चार्ट में डेटा श्रृंखला को असाइन किए गए रंगों, पैटर्न या प्रतीकों की पहचान करने के लिए किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में ब्लैंक एक कुंजी है जिसका उपयोग चार्ट में डेटा श्रृंखला मतलब डेटा सीरीज को असाइन किए गए रंगों मतलब कलर्स, पैटर्न्स या सिंबल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। यह क्वेश्चन भी एक्सेल से पूछा गया है, जो कि एक्सेल के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चार्ट से पूछा गया है। चार्ट से, चार्ट में डेटा की सीरीज जो होती है उसको असाइन किए गए कलर, पैटर्न या सिंबल को आइडेंटिफाई करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। यहां पर आपको एक साथ कई क्वेश्चन तैयार करने हैं। चार्ट क्या होता है? चार्ट
किसी टेबल के डेटा का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। चार्ट किसी टेबल में भरे गए डेटा का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। मतलब एमएस एक्सेल में हम जो टेबल बनाते हैं उस टेबल के डेटा को चित्रों में दर्शाने के लिए चार्ट का यूज किया जाता है। चार्ट ऑप्शन एमएस एक्सेल के इंसर्ट टैब में प्राप्त होता है। इंसर्ट टैब में एमएस एक्सेल में इंसर्ट टैब के अंदर चार्ट ऑप्शन होता है। चार्ट क्रिएट करने की दो शॉर्टकट की हैं। एक शॉर्टकट की होती है F11। F11 से जब आप चार्ट क्रिएट करेंगे तो आपका चार्ट एक नई वर्कशीट पर बनेगा। मतलब यह वह वर्कशीट है जिस पर हमारी टेबल बनी है। इस वर्कशीट पर हमारी टेबल बनी है और यदि आप इस टेबल का चार्ट F11 शॉर्टकट की से बनाएंगे तो आपका चार्ट एक अलग नई वर्कशीट पर बनकर आएगा। एक और शॉर्टकट की होती है चार्ट बनाने की Alt प्लस F1। Alt प्लस F1 से भी चार्ट बनता है जो कि उसी वर्कशीट पर बन जाता है जिस वर्कशीट पर हमारी क्या बनी होती है, टेबल। मतलब जिस वर्कशीट पर टेबल है उसी वर्कशीट पर चार्ट बनाना है तो आप Alt प्लस F1 का यूज करेंगे। यह शॉर्टकट की होती है एम्बेडेड चार्ट बनाने की। एम्बेडेड चार्ट मतलब ऐसा चार्ट जो उसी वर्कशीट पर बनेगा जिस वर्कशीट पर टेबल है। और यदि आप F11 से चार्ट बनाएंगे तो चार्ट कहां बनेगा, एक नई वर्कशीट पर बनेगा, उस वर्कशीट पर नहीं बनेगा जिस पर आपकी टेबल बनी है। एमएस एक्सेल में चार्ट का डिफॉल्ट टाइप होता है कॉलम चार्ट। मतलब जब आप एक्सेल में चार्ट बनाएंगे तो बाय डिफॉल्ट कौन सा चार्ट बनकर आता है, कॉलम चार्ट बनकर आता है। और हमसे पूछा गया था ऐसा कौन सा ऑप्शन चार्ट में होता है जो डेटा सीरीज को असाइन होने वाले कलर, पैटर्न और सिंबल को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। वह होता है लीजेंड। लीजेंड चार्ट में होता है लीजेंड, जो कि यह बताता है कि आपके चार्ट में किस डेटा सीरीज को कौन सा कलर प्रोवाइड किया गया है। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लीजेंड। इसको हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं। एमएस एक्सेल में जो हमने यहां पर एक सैंपल टेबल बनाई है, हम इस टेबल का चार्ट बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें अपनी टेबल को सिलेक्ट कर लेना है। टेबल को सिलेक्ट करने के बाद हम इंसर्ट टैब से चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। इंसर्ट टैब में चार्ट ऑप्शन होता है, या फिर हम F11 शॉर्टकट की को प्रेस करेंगे तो भी हमारा चार्ट क्रिएट होकर आ जाएगा। F11 शॉर्टकट की को प्रेस करने पर भी चार्ट क्रिएट हो जाता है। या फिर आप Alt प्लस F1 शॉर्टकट की को प्रेस कर सकते हैं। Alt प्लस F1 को प्रेस करके भी चार्ट क्रिएट हो जाता है। यह हमारा चार्ट क्रिएट हो गया। चार्ट में आप देख सकते हैं नीचे यह हमें एक लीजेंड शो किया जा रहा है। लीजेंड, लीजेंड में बताया जा रहा है जो ब्लू कलर है वह हिंदी के मार्क्स हैं, जो ऑरेंज या ब्राउन कलर है वह इंग्लिश के मार्क्स हैं, और जो ग्रे कलर है वह मैथ के मार्क्स हैं। यह कहलाता है लीजेंड। लीजेंड चार्ट में डेटा सीरीज के कलर को रिप्रेजेंट करता है, यह कहलाता है लीजेंड। लीजेंड यह बताता है कि आपके चार्ट में कौन सा कलर किस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लीजेंड। लीजेंड यह रिप्रेजेंट करता है कि हमारे चार्ट में किस डेटा सीरीज को कौन सा कलर या कौन सा पैटर्न या कौन सा सिंबल रिप्रेजेंट करेगा। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में किसी मानदंड या मापदंड के आधार पर डेटा को निश्चित क्रम में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है। ब्लैंक एमएस एक्सेल 2019 में किसी मानदंड या मापदंड के आधार पर डेटा को एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है। आप जब एक्सेल में कोई टेबल बना लेते हैं, कोई डेटा बना लेते हैं, उस टेबल के अंदर जो रिकॉर्ड होते हैं उन रिकॉर्ड को यदि एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित करना है, अरेंज करना है, तो आप किस ऑप्शन का यूज करेंगे। जब आप किसी टेबल में कोई डेटा भरते हैं, उस डेटा को व्यवस्थित अरेंज करने के लिए डेटा की सॉर्टिंग करनी होती है। सॉर्टिंग, सॉर्टिंग का मतलब क्या है, टेबल में भरे गए रिकॉर्ड्स को निश्चित क्रम में अरेंज कर देना। सॉर्टिंग दो प्रकार की होती है, एक होती है असेंडिंग सॉर्टिंग, एक होती है डिसेंडिंग सॉर्टिंग। असेंडिंग सॉर्टिंग मतलब डेटा को ए से लेकर जेड तक के क्रम में जमाया जाता है, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाया जाता है। दूसरी होती है डिसेंडिंग सॉर्टिंग, जिसमें डेटा को जेड से ए के रूप में जमाया जाता है, मतलब
घटते क्रम में जमाया जाता है, घटते क्रम में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। सॉर्टिंग का उपयोग डेटा को एक निश्चित क्रम में अरेंज करने के लिए किया जाता है। सॉर्टिंग दो प्रकार की होती है, असेंडिंग सॉर्टिंग और डिसेंडिंग सॉर्टिंग। असेंडिंग सॉर्टिंग में डेटा को इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में जमाया जाता है, जबकि डिसेंडिंग सॉर्टिंग में डेटा को घटते क्रम में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सॉर्टिंग। एक्सेल में डेटा को एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित करने के लिए सॉर्टिंग का यूज किया जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल 2019 में कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट वर्कबुक को बंद करने के लिए उपयोग किया जाता है? यह क्वेश्चन भी एक्सेल से पूछा गया है और यह क्वेश्चन आपको एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट तीनों के लिए तैयार करना है। एमएस एक्सेल 2019 में कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट वर्कबुक को बंद करने के लिए उपयोग किया जाता है? हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि एमएस एक्सेल 2019 में जो वर्कबुक होती है, वर्कबुक मतलब हमने आज की वीडियो में ही समझा था, एक्सेल की फाइल को कहा जाता है वर्कबुक, एक्सेल के पेज को कहा जाता है वर्कशीट। तो एक्सेल की फाइल को यदि बंद करना है तो आप कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे? एक्सेल की फाइल मतलब वर्कबुक बंद करना है। ऐसे ही एमएस वर्ड की फाइल को भी बंद कर सकते हैं, ऐसे ही पावर पॉइंट की फाइल को भी बंद कर सकते हैं, जिसकी दो शॉर्टकट की होती हैं। एक होती है कंट्रोल+W, कंट्रोल+W या फिर कंट्रोल+F4। कंट्रोल+W या कंट्रोल+F4 से हम एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल या एमएस पावर पॉइंट की फाइल को बंद कर सकते हैं। फाइल को क्लोज करने की दो शॉर्टकट की होती हैं, कंट्रोल+W या कंट्रोल+F4। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कंट्रोल+W। इसको हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं। यह हमारी एक्सेल की फाइल ओपन है। यदि हम कंट्रोल+W को प्रेस करेंगे तो हमसे पूछा जा रहा है फाइल को क्लोज करने से पहले क्या आपको फाइल को सेव करना है? यदि हम सेव पर क्लिक करेंगे तो हमारी फाइल पहले सेव होगी, उसके बाद बंद हो जाएगी। आप देख सकते हैं फाइल बंद हुई है, सॉफ्टवेयर बंद नहीं हुआ। एक्सेल तो ओपन है लेकिन उसकी फाइल क्या हो गई? क्लोज हो गई। यह काम हम कंट्रोल+W या कंट्रोल+F4 से कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंट्रोल+W। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल 2019 में कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल+9 का उपयोग ब्लैंक के लिए किया जाता है। एमएस एक्सेल 2019 में कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल+9 का उपयोग ब्लैंक के लिए किया जाता है। यह क्वेश्चन भी एक्सेल से पूछा गया है। यहां पर हमें एक शॉर्टकट की दी गई है और हमसे पूछा गया है इस शॉर्टकट की से एक्सेल में होता क्या है। कंट्रोल+9 शॉर्टकट की से एक्सेल में क्या होता है यह हमें बताना है। एक्सेल में कंट्रोल+9 से हम किसी रो को हाइड कर सकते हैं, किसी रो को हाइड कर सकते हैं, मतलब चयनित पंक्ति छुपाना, मतलब हाइड करने के लिए हम कंट्रोल+9 का यूज कर सकते हैं। एमएस एक्सेल में यदि हम कंट्रोल+9 को प्रेस करेंगे तो जो भी रो हमने सेलेक्ट करी होती है, जो भी रो हम सेलेक्ट करते हैं वह क्या हो जाती हैं? हाइड हो जाती हैं। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? चयनित पंक्ति छुपाने मतलब हाइड करने के लिए हम कंट्रोल+9 शॉर्टकट की का यूज करते हैं। कंट्रोल+9 से एमएस एक्सेल में जो भी पंक्ति मतलब रो सेलेक्ट होंगी वह क्या हो जाएंगी? हाइड हो जाएंगी। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चयनित पंक्ति छुपाने मतलब हाइड करने के लिए कंट्रोल+9 का यूज किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्प्रेडशीट कई छोटे आयतों से बनी होती है जिन्हें ब्लैंक कहा जाता है। एक स्प्रेडशीट कई छोटे आयतों से बनी होती है जिन्हें ब्लैंक कहा जाता है। यह क्वेश्चन भी एक्सेल से पूछा गया है और इस क्वेश्चन का आंसर हमने आज की वीडियो में ही समझा है। एक स्प्रेडशीट मतलब एक्सेल का पेज होता है। एक्सेल की फाइल को क्या कहा जाता है? स्प्रेडशीट, वर्कशीट। एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होता है जो डेटा को रो और कॉलम में अरेंज करता है।
तो एक स्प्रेडशीट कई छोटे आयतों से, आयतों मतलब बॉक्स से बनी होती है, जिन्हें क्या कहा जाता है, जिन्हें सेल कहा जाता है। आज की वीडियो में ही हमने समझा कि एक्सेल की फाइल को कहा जाता है, एक्सेल की फाइल को कहा जाता है वर्कबुक, वर्कबुक मतलब एक्सेल की फाइल, और वर्कशीट कहा जाता है एक्सेल के पेज को, एक्सेल के पेज को क्या कहा जाता है, वर्कशीट। एक वर्कशीट में मल्टीपल रो होती हैं और मल्टीपल कॉलम होते हैं। जब एक रो और कॉलम इंटरसेक्ट करता है, जब एक रो और कॉलम मिलता है तो क्या बनता है, सेल बनता है। मतलब एक वर्कशीट मल्टीपल सेल का कलेक्शन होती है, एक वर्कशीट में मल्टीपल सेल होते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सेल्स। एक वर्कशीट मल्टीपल सेल्स का कलेक्शन होती है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, एमएस एक्सेल 2019 वर्कशीट में सबसे दाहिना कॉलम ब्लैंक होता है। यह क्वेश्चन भी एक्सेल से पूछा गया है। एमएस एक्सेल 2019 वर्कशीट में सबसे दाहिना कॉलम ब्लैंक होता है। यह क्वेश्चन भी एक्सेल से पूछा गया है। एमएस एक्सेल की वर्कशीट में जो सबसे राइट वाला कॉलम होता है, सबसे राइट वाले कॉलम का नाम क्या होता है। हमने आज की वीडियो में एक्सेल के कई क्वेश्चन देखे, जिसमें हमने समझा कि एक्सेल की फाइल को कहा जाता है वर्कबुक, एक्सेल के पेज को क्या कहा जाता है, पेज को वर्कशीट, एक्सेल के पेज को कहा जाता है वर्कशीट। एक वर्कशीट में मल्टीपल रो होती हैं और मल्टीपल कॉलम होते हैं। रो को हम 1 2 3 से मतलब नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं और कॉलम को हम ABC मतलब अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहां पर आपको यह पता होना चाहिए कि एक्सेल की एक वर्कशीट में कितने रो होते हैं, कितने कॉलम होते हैं, तभी तो आपको पता चलेगा कि सबसे दाहिने कॉलम का नाम क्या होगा। एक्सेल की एक वर्कशीट में जो रो होती हैं वह होती हैं 10,48,576। एक्सेल की एक वर्कशीट में 10,48,576 रो होती हैं और कॉलम होते हैं 16,384। 16,384 क्या होते हैं, कॉलम होते हैं। एक्सेल की एक वर्कशीट में 10,48,576 रो होती हैं और टोटल कॉलम होते हैं 16,384। तो एक्सेल की एक वर्कशीट में 10,48,576 रो होती हैं और 16,384 कॉलम होते हैं। पहले कॉलम का नाम ए है, तो अब जो 16,384 नंबर का कॉलम होगा उसका नाम क्या होगा, यह हमें बताना है। क्योंकि सबसे लेफ्ट वाला कॉलम कौन हो गया, ए, और सबसे राइट वाला कॉलम किस नाम का होगा, 16,384 नंबर का कॉलम होता है XFD नाम का। एक्सेल में लास्ट कॉलम का नाम होता है XFD। XFD लास्ट कॉलम होता है जो कि वर्कशीट का सबसे दाहिना कॉलम होता है और पहला कॉलम कौन सा होता है, ए। इसी प्रकार से पहली रो कौन सी होगी, 1, और लास्ट रो कौन सी होगी, 10,48,576 नंबर की रो होगी आखिरी। इनको हम प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। एक्सेल में जब कोई वर्कशीट बनती है तो वर्कशीट में मल्टीपल रो होती है, मल्टीपल कॉलम होते हैं। पहला कॉलम होता है ए, बी, ऐसे करके यह बढ़ते जाते हैं। अब जो पहला कॉलम है वह तो हो गया ए, जो कि सबसे लेफ्ट वाला कॉलम है। अब हमसे पूछा गया था सबसे राइट वाला कॉलम। सबसे राइट वाला कॉलम कौन से नंबर का होगा, 16,384। उस कॉलम पर यदि डायरेक्ट जाना है तो आप कंट्रोल से राइट वाली एरो की को प्रेस कर देना, कंट्रोल प्लस राइट एरो की। आप डायरेक्ट लास्ट कॉलम पर आ जाओगे, सबसे दाहिने कॉलम पर आ जाओगे जो कि है XFD। XFD एक्सेल का लास्ट कॉलम होता है। हम डायरेक्ट इस पर कैसे आए, कंट्रोल के साथ राइट एरो की से। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। यदि हमें वापस पहले कॉलम पर आना है तो हम कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो की को प्रेस कर देंगे, हम पहले कॉलम पर आ गए। हमने 2 शॉर्टकट की भी तैयार कर ली। कंट्रोल प्लस राइट एरो की से लास्ट कॉलम पर जा सकते हैं, कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो की से फर्स्ट कॉलम पर आ सकते हैं। ऐसे ही पहली रो का नंबर है 1। अब यदि हमें लास्ट रो पर जाना है तो हम कंट्रोल के साथ डाउन एरो की को प्रेस करेंगे और लास्ट रो होती है 10,48,576 नंबर की रो। और पहली रो पर वापस आना तो हम कंट्रोल के साथ अप एरो की को प्रेस कर देंगे। यहां पर हमने 4 शॉर्टकट की भी सीखी और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, XFD। MS एक्सेल वर्कशीट में सबसे दाहिना कॉलम होता है XFD। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है,
MS एक्सेल 2016 में ब्लैंक अलाइनमेंट विकल्प किसी सेल में तभी लागू होता है जब सेल को रैप्ड टेक्स्ट के रूप में फॉर्मेट किया जाता है और सेल में एक से अधिक लाइन का उपयोग करती है। MS एक्सेल 2016 में ब्लैंक अलाइनमेंट विकल्प किसी सेल में तभी लागू होता है जब सेल को रैप्ड टेक्स्ट के रूप में फॉर्मेट किया जाता है और सेल एक से अधिक लाइन का उपयोग करती है। यह क्वेश्चन भी एक्सेल से पूछा गया है। यहां पर आपको 2-3 क्वेश्चन तैयार करने हैं। पहला क्वेश्चन बनता है कि जब आप सेल में कोई डेटा भरते हो तो उस डेटा में अलाइनमेंट कौन कौन से हो सकते हैं। यदि आप एक्सेल में कोई टेक्स्ट टाइप करोगे टेक्स्ट, तो टेक्स्ट का अलाइनमेंट होता है लेफ्ट। एक्सेल में टेक्स्ट का अलाइनमेंट क्या होता है? लेफ्ट। और यदि आप नंबर टाइप करोगे तो नंबर का अलाइनमेंट होता है राइट। MS एक्सेल के किसी सेल में जब टेक्स्ट टाइप किया जाता है तो टेक्स्ट का अलाइनमेंट होता है बाय डिफॉल्ट लेफ्ट और नंबर का अलाइनमेंट होता है बाय डिफॉल्ट राइट। यह 2 क्वेश्चन तो आपको तैयार करने हैं। अब हमसे पूछा गया है रैप टेक्स्ट के बारे में। रैप टेक्स्ट का मतलब क्या है? रैप टेक्स्ट का मतलब होता है कि एक्सेल के एक ही सेल में मल्टीपल लाइन का टेक्स्ट टाइप करना। जब हमें एक्सेल के एक सेल में मल्टीपल लाइन का टेक्स्ट टाइप करना होता है तब हम रैप टेक्स्ट नाम का ऑप्शन यूज करते हैं। रैप टेक्स्ट क्या सुविधा देता है? एक्सेल के सिंगल सेल में मल्टीपल लाइन का टेक्स्ट टाइप करने के लिए रैप टेक्स्ट का यूज किया जाता है। इसको हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं। MS एक्सेल के किसी सेल में यदि आप कोई टेक्स्ट टाइप करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा दमोह, तो आप देख सकते हैं दमोह एक टेक्स्ट है तो इसका अलाइनमेंट कौन सा है? लेफ्ट। यदि हम यहां पर कोई एक नंबर टाइप करें तो नंबर का अलाइनमेंट क्या हो जाता है? राइट हो जाता है। बाय डिफॉल्ट एक्सेल में टेक्स्ट का अलाइनमेंट आप देख सकते हैं यहां पर लेफ्ट है, नंबर का डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या है? राइट है। टेक्स्ट का लेफ्ट होता, नंबर का राइट होता। अब यदि हम किसी सेल में कोई टेक्स्ट लिखें, फॉर एग्जाम्पल हमें यहां पर लिखना है नेम ऑफ स्टूडेंट, तो आप देखेंगे हमारा जो टेक्स्ट है वह सेल से बड़ा है। कॉलम की विड्थ कम है, कॉलम की चौड़ाई कम है और टेक्स्ट की विड्थ ज्यादा है, तो हमारा टेक्स्ट कॉलम से बाहर चला गया है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम रैप टेक्स्ट का यूज कर सकते हैं। यदि हम रैप टेक्स्ट पर क्लिक करें तो आप देखेंगे हमारा जो टेक्स्ट सेल से बाहर जा रहा था वह ऑटोमेटिक सेल में फिट हो गया है और एक सेल के अंदर मल्टीपल लाइन को टाइप कर दिया गया है। एक सेल के अंदर मल्टीपल लाइन को टाइप कर दिया गया है। यहां पर जस्टिफाई अलाइनमेंट सेट हो गया। जस्टिफाई अलाइनमेंट मतलब लेफ्ट साइड से भी टेक्स्ट को मैच कर दिया और राइट साइड से भी मैच कर दिया। यही हमसे पूछा गया था। रैप टेक्स्ट ऑप्शन को हम शॉर्टकट की से भी यूज कर सकते हैं। रैप टेक्स्ट ऑप्शन की शॉर्टकट की होती है Alt+Enter। Alt+Enter रैप टेक्स्ट ऑप्शन की शॉर्टकट की होती है। इस शॉर्टकट की के द्वारा भी हम रैप टेक्स्ट को यूज कर सकते हैं। हमें जहां से लाइन को चेंज करना है हम वहां पर कर्सर को सेट करेंगे और कीबोर्ड से Alt+Enter को प्रेस करेंगे। आप देख सकते हैं Alt+Enter से भी रैप टेक्स्ट को यूज किया जा सकता है। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जस्टिफाई। जब हम रैप टेक्स्ट का यूज करते हैं तो हमारा टेक्स्ट जस्टिफाई अलाइनमेंट पर सेट हो जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो आज की वीडियो में हमने CPCT एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझा। जब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं तो उससे संबंधित हमें कई प्रकार के और भी क्वेश्चन तैयार करने मिलते हैं। आप सभी क्वेश्चंस को पढ़ें, समझें, नोट करें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।